afternoon and welcome to my daily live show. Uh, Today we have a special guest on my daily live show जो कि लेट्स टॉक लाइव शो है। इसमें हमने हमारे साथ जुड़े हुए हैं कंट्री के मान लो पूरे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कदावर लीडर और जो कि आपने बड़ी बड़ी डिबेट्स में इनको देखा है, मिस्टर सलमान निज़ामी। तो वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम के साथ हम सलमान साहब को जोड़ते हैं अपने चैनल के साथ। तो सलमान साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे, क्रिएटर टीवी पे। तो हम आपकी पॉलिटिकल पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर भाई। जी 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 जी। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो पॉलिटिकल जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और इवन आज तो आप ग्लोबली जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में आपको लोग जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं क्योंकि जे.एंड.के से। जी जी गौहर साहब, एक्चुअली मैं एक सियासी खानदान से मेरा ताल्लुक है, लेकिन वो 70s 80s की बात है। उसके बाद काफ़ी मेरे वालिद जो है पॉलिटिक्स से अलग रहे और बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व रहे। लेकिन मैं जिस इलाके से आता हूँ उसका नाम बानीहाल है, जम्मू कश्मीर का एक इलाका है। तो उसमें बचपन से जब मेरी स्कूलिंग हुई तो एक खूबी थी कि जब भी जैसे आज के मौसम में गाड़ियां फंसती थी, पैसेंजर फंसते थे, तो बानीहाल के इलाके के लोग जो है अपने घरों में उन पैसेंजर्स को ले जाते थे। तो एक ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा मैसेज बानीहाल खित्ते से जिससे मैं इंस्पायर हुआ बचपन से ही। और सियासत में सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए ये होती है कि आप सोशली कितने इन्वॉल्व हैं और सोशल सर्विस आप कितनी करते हैं। सियासत तो यही है, और वो मुझे सीखने को मिला अपने इलाके से, अपने इलाके के लोगों से। जिस तरीके से हम सर्दी में बर्फ में सड़क पे जाते थे और जो फंसे मुसाफिर हैं उनको अपने घरों में पनाह देते थे, कुछ के पास कपड़े नहीं होते थे, फिर हम उनको कपड़े देते थे। तो ये ह्यूमैनिटी का जो सिलसिला बानीहाल से मैंने सीखा, और ऐसे फिर मैं सहाफत में आया और सहाफत में मैं 7-8 साल रहा। दिल्ली में मैंने काम किया, और उसके बाद जो मेरी एक्टिविटीज़ थी कश्मीर में मैंने काफ़ी काम किया, और सोशल एक्टिविज़्म मैंने बहुत ज़्यादा किया। उसमें मैं चाहे केरला के फ्लड्स हों, चाहे कश्मीर के फ्लड्स हों, तो इसमें इन्वॉल्व हुआ काफ़ी एनजीओज़ के साथ। तो उसके बाद जो है सियासत में एक अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर मैंने सोचा कि वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सिस्टम देन यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मैं काफ़ी लीडर से इंस्पायर था, तो मैंने सोचा कि अगर हम जिस सिस्टम को, क्योंकि सहाफत में हम लिखते रहते थे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता भी नहीं था, और हमने देखा कि मीडिया में भी जिस तरीके से हम कोई स्टोरी करते थे, फिर दबाव में आके हमारे एडिटर साहब बोलते थे कि भाई ये स्टोरी चलने वाली नहीं है। तो हमने सोचा किस तरीके से सिस्टम को चेंज करें, और सियासत में आया तो सियासत में भी डर और खौफ का माहौल था, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें। फिर मैंने सोचा कि मैं दिल्ली की तरफ रुख करूं। तो दिल्ली में पहले बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत एक जम्मू कश्मीर के इलाके से आना और दिल्ली में अपनी बेस बनानी, वो बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें काफ़ी दोस्तों ने और हमारे लीडरान ने मुझे ताउन दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम की, पूरी अपने खित्ते की आवाज़ बन के जो है सामने रखते हैं। बिल्कुल सर, आप सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया में आप मशहूर हैं और पूरी दुनिया में आपको अप्रिशिएट किया जाता है, और हम भी आपको बहुत रिगार्ड करते हैं, इज्जत करते हैं कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं। अच्छा सर, बात करते हैं पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स में सर नेशनल लेवल पे इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, जो मुल्क का माहौल है, जिस तरीके से कम्युनलिज्म जो है वो पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। अब हैरानगी की बात यह है कि बीजेपी, जिसको मौका मिला था
2014 में सत्ता हासिल करने का, और आज वो सिर्फ ना नौकरियों की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना डेवलपमेंट की बात करते हैं। और जिस तरीके से कोविड में हमने देखा किस तरीके से यूपी में जहां इलेक्शन होने वाला है और किस तरीके से पानी पे लाशें तैरती हुई हमने देखी, किस तरीके से लोग ऑक्सीजन की भीख मांगते हुए देखे हमने, सड़कों पे लोग हमारे नौजवान जो है प्रोटेस्ट करते हुए देखे हमने, आज भी हर रोज आप सुनते हैं। तो इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार जो है हिंदू मुस्लिम और कभी कश्मीर को बीच में लाती है, कभी मुसलमानों को, कभी तबलीगी जमात के मेंबरान को, लेकिन ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हमने पूरी दुनिया में देखा है जिस तरीके से हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, इसमें हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि किस तरीके से बाबरी मस्जिद के वक्त, चाहे वो एडवाणी हो और भाजपा के कई नेता हो, उन्होंने कोशिश की थी मुल्क को तोड़ने की, लेकिन नाकामयाब हुए, क्योंकि लोगों को आफ्टर ऑल जो है वो रोजगार चाहिए, लोगों को जो है फैसिलिटीज चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। इकोनॉमिकली हम जो है बहुत पीछे हो गए हैं। आज बांग्लादेश एक छोटा मुल्क है जिसको इंदिरा गांधी जी ने ही आजाद करवाया पाकिस्तान से। आज उसकी इकोनॉमी जो है 8% है और हमारे मुल्क की इकोनॉमी जो है -5 से नीचे आई है। तो लेकिन बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप टीवी डिबेट्स में हम देखते हैं कि हर रोज हिंदू मुस्लिम और बयानात आते हैं, अरे कभी जिन्ना को लाते हैं, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ। तो लेकिन जो मुल्क के हालात हैं हमें उस पर गौर करना चाहिए। जिस तरीके से चाइना हमारे मुल्क में घुसा हुआ है, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं 370 के बाद किस तरीके से बिगड़े हैं, ना रोजगार मिला है, ना नौकरियां मिली हैं, और लोग सफर कर रहे हैं, ना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों खितों के लोग, चाहे जम्मू के हों चाहे कश्मीर के हों। आप शिकारा वालों से पूछिए कि उनको रोजगार नहीं है। आप जम्मू के रघुनाथ बाजार में जाइए, किसी दुकानदार से पूछिए, रोजगार बिल्कुल नहीं है, कोई कामकाज नहीं है। तो जम्मू कश्मीर ने भी सफर किया है, पूरे मुल्क सफर कर रहा है। और आप दिल्ली में आज से ही लॉकडाउन शुरू हो गया है, नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, तो फिर से कोविड आ रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन कुछ नहीं है सरकार की। तो माहौल मुल्क का बहुत खराब है और सरकार सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बेसिस पे जो है इलेक्शन जीता चाहती है, वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं। जी चलते हैं आप सर। ये तो आ गया नेशनल पॉलिटिक्स। हम रीजनल पॉलिटिक्स पे चलते हैं कि जहाँ पे जैसे पहाड़ी स्पीकिंग को दर्जा मिलना चाहिए, या वो जैसे बीच में एक बयान आया था कि पहाड़ी स्पीकिंग, तो पहाड़ी स्पीकिंग में तो डिस्ट्रिक्ट रामबन मान लीजिए, वहाँ पे पोगली बोली जाती है, किश्तवाड़ में किश्तवाड़ी बोली जाती है, भद्रवाह में भद्रवाही बोली जाती है। ये जो डिलिमिटेशन, जो रिसेंट डिलिमिटेशन आया, उसमें तो पहाड़ी का कहीं जिक्र ही नहीं है, और उसमें तो बहुत सारे इग्नोर करे गए हैं। जैसे ओबीसी को इग्नोर किया गया, माइग्रेंट को इग्नोर किया गया। देखिए, बीजेपी की एक पॉलिसी है, जो बीजेपी जम्मू कश्मीर में जब उन्होंने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ, उस वक्त भी हमने कहा था कि आप आग में हाथ डालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक इमोशंस और सेंटिमेंट्स की बेसिस पे जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हुए हैं। चाहे उसमें लद्दाख के लोग हों, चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे जम्मू के लोग हों, सब लोग एक इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जो है काम करते थे। आप देखते थे कि सर्दियों में जो है कश्मीर के लोग जम्मू आते थे, जम्मू की इकोनॉमी बूस्ट होती थी, और समर्स में जो है जम्मू के लोग कश्मीर जाते थे, उसमें कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट होती थी। लद्दाख के लोग जम्मू आते थे सर्दियों में। तो जिस तरीके से तीनों खित्तों को डिवाइड करने की कोशिश की गई है, पहले तो अगस्त 5, 2019 के फैसले में लद्दाख को अलग कर दिया हमसे। अब जो है एक प्लान के तहत जो है, अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें, जो मैंने कई डिबेट्स में भी कहा कि डिलिमिटेशन का मेन प्रिंसिपल ये होता है कि आप तो पहले डिलिमिटेशन आपने सेंसस के बेसिस पे करना है। सेंसस जो है पॉपुलेशन बताएगा आपको उस हिसाब से, ना कि आपने पेड़ गिनने हैं, ना कि आपने जमीन गिननी है, ना कि आपने कोई और जो है दुनियाई चीजें हैं वो गिननी है। आपने पॉपुलेशन देखनी है। आपने 2011 का या जो लेटेस्ट सेंसस आएगा उस पे के बेसिस पे आपने सीट शेयर करनी है। उसमें अगर हम देखें, उसमें इक्वल जो है कश्मीर में भी सीटें बढ़ सकती थी, जम्मू में भी बढ़ सकती थी। अब इसमें एसटी और एससी, उसमें कश्मीर में एसटी और एससी की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये एक एजेंडे के तहत जम्मू कश्मीर को डिवाइड करने की कोशिश है।
और ये तंजीमें चाहती है किस तरीके से हम पहाड़ियों को गुजरों से अलग कर दें, किस तरीके से हम दलित्स को हिंदू से अलग कर दें, किस तरीके से डोगरे को और कश्मीरी को अलग करें। तो ये एक बहुत खतरनाक साजिश है जो 2019 से इन्होंने शुरू की थी। जिस तरीके से पूरी रियासत का इन्होंने जो है बंटवारा किया और उसके बाद कोशिश की बहुत तरीके से कि कश्मीर और जम्मू को डिवाइड किया जाए। अब एक नई लड़ाई इन्होंने छेड़ दी है कि भाई गुजरों को अलग किया जाए, जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि पहाड़ियों और गुजरों, अगर आपने देना है आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप क्राइटेरिया देखिए उसमें कि पहाड़ी कितनी पॉपुलेशन है, क्या वो एलिजिबल हैं इसके लिए, और एसटी और एससी जो हैं क्या वो एलिजिबल हैं, क्या उनकी पॉपुलेशन इतनी है कि उनको हम कोई कैटेगरी दें, कोई स्पेशल जो है प्रोविजन उनके लिए बने। तो उस बेसिस पे नहीं, ये इमोशंस को मतलब जो है ना टारगेट करते हैं। ये देखते हैं कि गुज्जर किस तरीके से भड़क जाएगा पहाड़ी को देख के और पहाड़ी कैसे भड़क जाएगा गुज्जर को देख के, ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर जो एक खूबसूरत गुलदस्ता था, चाहे उसमें लद्दाख था, जम्मू था, कश्मीर था। मैं जिस खित्ते से आता हूँ हमारा कनेक्टिविटी ज्यादा जम्मू सूबे के साथ है। मैंने पूरा बचपन अपना जम्मू के लोगों के साथ गुजारा है। उसमें हिंदू आते हैं, मेरे क्लासमेट्स हों चाहे फ्रेंड सर्कल हो, हमारी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी बचपन से आज तक जम्मू के साथ। लेकिन वहां भी कोशिश की गई किस तरीके से चिनाब खित्ते के लोगों को जिस तरीके से रोशनी एक्ट में इन्होंने बठंडी इलाका वगैरह पे देखा कि भाई इन्होंने मुसलमानों ने जमीन खा ली है जी सुंजमा। जब मैंने सबसे पहले उस पर डिबेट किया और कविंदर गुप्ता जी बैठे थे मेरे साथ, तो मैंने ही उनको डॉक्यूमेंट दिखाया, साहब हड़पी जमीन तो आपने, आपका मुसलमानों को जो है कसूरवार ठहरा रहे हैं। जो जमीनें फॉरेस्ट की है वो बीजेपी के नेताओं ने जो है ये कब्जा उन्होंने किया है उस पे। जब वो उनकी पोल खुल गई उसके बाद कभी भी उन्होंने रोशनी एक्ट का जिक्र नहीं किया किसी भी चीज पे। तो ये एक साजिश की तहत जम्मू के लोगों को भी जो है कम्युनलाइज करने की कोशिश करते हैं। कभी ये कहते हैं कि इन्होंने देखिए जी मुसलमान जम्मू में बस गए, इन्होंने जी पूरा हाईजैक कर दिया, इन्होंने सरकारी जमीनें ले ली। तो वो हम कामयाब उनको नहीं होने देंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों को एक होने की जरूरत है और इसमें मुझे नहीं लगता कि लड़ने की जरूरत है। हमें एक होके अपने हकूक के लिए लड़ना है। जैसे आप देखिए स्पेशल स्टेटस जो है वो नागालैंड में भी है, नागालैंड में भी अपना फ्लैग है, नागालैंड में भी अपना नेशनल फ्लैग को मानते नहीं वो लोग, उनका अपना स्टेट फ्लैग है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में था, ऐसे ही आसाम में जमीन का कानून है कि बाहर का इंसान जो है जमीन नहीं खरीद सकता आसाम में, या आपके उत्तराखंड हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में। तो मैंने कई डिबेट्स में कई इवेंट्स में ये बात की है और उसमें इनको जो है बैकफुट पे भी आना पड़ा। ये एक टाइम पे कहते थे कि कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी 370 के बाद, और मिलिटेंसी आज पीक पे है और आपके सामने हालात हैं। और फिर इन्होंने कहा कि भाई देखिए जो किलिंग्स हो रही हैं कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है, कश्मीरी हिंदुओं को, लेकिन आईजीपी कश्मीर ने कहा कि इसमें किलिंग जो है सबसे ज्यादा इसमें जो सफर किया लोगों ने वो कश्मीरी मुसलमान है, ज्यादा तो कश्मीरी मुसलमान मारे गए। तो इनको काउंटर किया जा सकता है और ये बैकफुट में आए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि किसानों का आंदोलन है, मैं उसमें पार्टिसिपेट हुआ, मैंने कई डिबेट्स किए, वहां गया भी और हमने प्रोटेस्ट किए, उसमें कामयाब हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसमें भी सब लोगों को एक होना चाहिए, बियॉन्ड पार्टी लाइंस, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड कास्टिज्म। तो हमें एक होने की जरूरत है। जिस तरीके से किसान एक हुए थे, जब किसान एक हुए उनको भी लालच दिया गया। हालांकि मैं आपको बोलूं कि जब 370 पे मैंने बोला तो मुझे भी बहुत लालच दिया गया कि भाई आप ये लाइन लीजिए, लेकिन हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। हम आज भी चाहे सूखी रोटी खा रहे हैं लेकिन सच बोलते हैं, इसलिए लोग भी पसंद करते हैं और हमने अपनी आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक होना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी उनके बेनिफिशियल जो है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जिन्होंने काम किया है, चाहे हमारी पार्टी की बात करें, चाहे हमारे लीडरान की बात करें, गुलाम नबी आजाद साहब की बात करें, उन्होंने जो टेनवर अपना 2.5 साल का जम्मू कश्मीर में किया है वो सब आप किसी को भी पूछिए कि वो हिस्टोरिक था। तो जम्मू कश्मीर में कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो मिसलीड करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सर डिलिमिटेशन की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो फिर लद्दाख को सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एरिया तो लद्दाख को ही है।
तो बहुत बढ़िया आपके साथ ये जो हेल्दी डिस्कशन रहा, आपका पॉलिटिकल सफ़र, और थोड़ा सा हमने नेशनल पॉलिटिक्स पे भी आपके साथ बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। दोबारा किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। आज तो आपके साथ एक हेल्दी डिस्कशन, क्योंकि आप ग्लोबली इस वक्त जाने जाते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे छोटे से चैनल पे आए और नहीं नहीं मेरे साथ बात करी, तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। ठीक है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।